सो हेलो माय डियर किड्स। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट का तो आपको जो डेफिनेशन था एंड जो फॉर्मूले थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया था, मगर उससे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी मैंने बोले थे, हम लोग उसको करेंगे। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कॉल्ड एज इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट वेट, ये सारे टर्म्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ ना, मैं बस वैसे ही आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ कॉपर वेज, कॉपर है, उसका वेट है 0.635 ग्राम, 0.635 ग्राम्स। ऑलराइट, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर, एटम्स ऑफ कॉपर, एटम्स ऑफ कॉपर, ये आपको निकालना है। राइट, तो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स का था, एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं बिकॉज दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड एवरी टाइम। ऑलराइट, तो उसमें आपका था गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, फिर दिस वाज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में लिख देता हूं, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी यहां पर हो सकते हैं, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ऑलराइट, और तीसरा था गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट STP। ये फॉर्मूला मैं यहां पर लिखे रहूंगा और ताकि हम लोग इसको यूज कर सकें। बहुत देखिए, बहुत सिंपल समझ में आ रहा है ना। अब वेट एंड नंबर ऑफ एटम्स के बीच में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो वेट एंड नंबर ऑफ एटम्स के बीच में रिलेशन आपको सामने सामने दिख रहा है। तो 0.635, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर है 63.5 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। इसको मान लीजिए हम लोग n बोल देते हैं, एंड 6.02 इंटू 10⁻23, ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। ऑलराइट, फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये कट जाएगा एंड आएगा 6.02 इंटू 10⁻21। ठीक है, 63.635, तो 63.5 जब कटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो 6.02 इंटू 10⁻21 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं बिकॉज यहां पर हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का पार्ट था। ऑलराइट, सेकेंड न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये बोला गया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स निकालना है ऑफ वाटर, ये हमको चाहिए, एंड ऑक्सीजन एटम्स, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये हमको निकालना है। प्रेजेंट इन 0.89 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट कितना दिया है, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। फिर से देखिए, वेट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेट एंड पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेशन है उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल लेते हैं। तो 0.9 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, दैट इज 18, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकल के आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये इधर 10 आ गया और 9 2 18, तो n जो निकल के आएगा वो आएगा, ये 22 आ जाएगा, एंड देन तो n विल बी इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻22, ये आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है, इजंट इट, एंड 2 हाइड्रोजन एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम होंगे एंड उसके डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो अगर आपको ऑक्सीजन एटम चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम will be similar to the number of molecules, that is 3.01 into 10⁻22, ये ऑक्सीजन एटम आ गया। अगर आपसे कोई बोले कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये देखिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है ना, तो 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻22, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻22 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत इजी थे, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, ठीक है, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। तो क्वेश्चन पूछा है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। बहुत सिंपल है, देखिए बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। क्या करेंगे हम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया ना, कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं, राइट,
तो हम क्या करेंगे, ये 200 मिलीग्राम कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहा है, एंड 10 टू द पावर 21 मतलब कितने मोल्स, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल है, जैसे इसको मान लीजिए हम N1 ले लेते हैं, तो 200 मिलीग्राम मतलब देखिए वेट अपॉन अटोमिक मास, मास अपॉन अटोमिक मास, 200 मिलीग्राम मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स, एंड अटोमिक मास 44, ये N1 आ गया। सिमिलरली ये N2 आ गया। अब 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स मतलब कितने मोल्स, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 10 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब माइनस कर देते हैं, तो N1 माइनस N2। सिंपल सा, इतना लंबा मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, यहां पर आंसर जो है वो मैं लिख देता हूं, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, समझ में आ गया। बुक में जब आप देखेंगे तो उसमें ये दिखाएगा कि 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स को पहले वो मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, वो जब मास कैलकुलेट हो जाएगा तो इसमें से माइनस कर रहे हैं, फिर जो बच रहा है मास उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, तरीका दोनों ही सही है। ये मुझे थोड़ा ईजी लगा क्योंकि इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब CH4, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में। ऑलराइट, तो पहले हम ये देख लेते हैं 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। राइट, तो मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन, तो 1.6 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ मीथेन है 16, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 ये हमने निकाल लेते हैं, एंड दिस इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये कट जाएगा, नीचे ये 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, N ऑफ मीथेन ऐसे करके लिख देते हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22। राइट, तो इतने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास। ऑलराइट, एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, आई थिंक मैंने पहले 16 बोल दिया था, वो गलत था। एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक CH4 मॉलिक्यूल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 CH4 मॉलिक्यूल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 20/22 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 10 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22, मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल सब चल रहा है। राइट, हमने पहले इसको कन्वर्ट किया इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इतने इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, एक मॉलिक्यूल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिमिलरली इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस हैज अ वेपर डेंसिटी ऑफ 11.2, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ गैस एट NTP। अब ये वेपर डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो वेपर डेंसिटी से अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेपर डेंसिटी को, तो उससे मॉलिक्यूलर मास निकल के चला जाता है। राइट, तो क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द 6th क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 11.2, तो वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकल के आ जाएगा उस सब्सटेंस का, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 11.2 दैट इज 22.4। पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ गैस अगर है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एट NTP या STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, आपको मास पता है, कितना वॉल्यूम निकालना है। देखो किसके बीच में रिलेशन, मास एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, देखिए साफ साफ दिख रहा है ना, यहां पर मास का खेला है यहां पर पूरा, और यहां पर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। ऑलराइट, तो सीधे सीधे बस फॉर्मूला रख दीजिए, तो मास है आपका 1 ग्राम एंड एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है आपका 22.4, वॉल्यूम आपको यू नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। राइट, तो वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, 1 लीटर। वेरी सिंपल। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि क्लास के बीच में कुछ स्टूडेंट्स को पेप टॉक देना जरूरी होता है,
ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। ये बुक में पढ़ रहा हूँ, जॉन मैक्सवेल की है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आया था। तो वो ये बोल रहे थे कि जब भी आप रात में घर में जब सोने से पहले पेन पेपर ले लीजिए हाथ में, या पेन और डायरी बना लीजिए, और पूरे दिन भर में आपने जो किया उसको आप सोचिए, उस पर थोड़ा सा पॉज करके, जिंदगी को थोड़ा सा पॉज करके सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप सोचना चालू करेंगे ना, तो आपका दिमाग 4 डायरेक्शंस में जाना चाहिए, 4 डायरेक्शंस में जाना चाहिए, राइट। इसके अलावा आप अगर कर रहे हैं तो वो टाइम पास है, राइट। तो पहला है इन्वेस्टिगेशन। तो पहला है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि आपने मान लीजिए कोई गलती अगर कर दी, राइट, तो वो गलती क्यों हुई, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, इन्वेस्टिगेट करना है, राइट। सेकेंड मतलब 4 आईज है यहां पर, 4 आईज, ऑलराइट। सेकेंड है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, ऑलराइट। तो ये आपका फर्स्ट था। सेकेंड, इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि आपने जो अपनी गलती की उससे आप क्या सीख रहे हैं, राइट। आपने जो गलती की उससे आप क्या सीख रहे हैं, ऑलराइट। तो सोचना है एंड उससे सीखना है, लर्निंग आफ्टर वट एवर दैट यू हैव इन्वेस्टिगेटेड, ऑलराइट। देन उसके बाद थर्ड है इल्यूमिनेशन। आप तीसरे तरीके से जो सोच सकते हैं, तीसरा जो डायरेक्शन है जिसके तरफ आप सोच सकते हैं, वो ये है कि आप जब अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, अपने प्रोज लिखिए, आपने क्या अच्छा किया और आपने क्या खराब किया, ऑलराइट। तो कभी कभार आपका ऐसा मोमेंट आएगा जरूर जिसमें आप ये देखेंगे, यार ये तो मैंने बहुत अच्छी चीज की और मैंने कभी इस पर सोचा ही नहीं था, या आपने बहुत ऐसा खराब की जिसमें आपने कभी सोचा ही नहीं था। किसी ने आपने किसी को हर्ट कर दिया अननोइंगली, मगर आपने उस पर सोचा ही नहीं था। या आपने किसी की मदद की और उसका बहुत अच्छा वो काम हो गया, उसका बहुत अच्छी लाइफ सेट हो गई और आपने उस पर कभी सोचा ही नहीं था। तो कभी आहा मोमेंट आ सकता है, जिसको बोलते हैं आहा मोमेंट। दिल में जो खुशी या दिल में जो गम आता है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इल्यूमिनेशन, ऑलराइट। तो उसको हमेशा सोच के उस पर सोचना चाहिए, इनफैक्ट हमेशा सोचते रहना चाहिए कि आपने किसके साथ अच्छा किया, क्या चीज आपने खराब की, तो ये सोचते रहना चाहिए, ऑलराइट। देन फोर्थ है आपका इलस्ट्रेशन। फोर्थ है इलस्ट्रेशन। मतलब ये कि आपके पास कोई आइडिया अगर है और आप उस आइडिया को एक अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं, तो दैट इज यूजलेस। आपके पास बोन्स हैं मगर आप उसको स्किन नहीं कर पा रहे हैं, उसको कवर नहीं कर पा रहे, उसको डेकोरेट नहीं कर पा रहे, तो वो बेकार है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलस्ट्रेशन। कोई आइडिया आपके पास अगर है तो उसको यूज करिए, उसको एक्सपैंड करिए, उसको अच्छा बनाइए, उसको खूबसूरत बनाइए, उसको इंप्लीमेंट करिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलस्ट्रेशन। तो ये बुक में मुझे बहुत अच्छी चीजें लगी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। रात में बैठ के अपने आप से बात करना जरूरी होता है, थोड़ा सा पॉज करके, दुनिया से थोड़ा सा अलग हट के पॉज करना जरूरी होता है और इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी होता है कि आपने दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, आपकी गलतियां, आपकी अच्छाइयाँ, आपके आइडियाज, ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो आई होप आप इन चारों को फॉलो करेंगे और अपने डे टू डे लाइफ में इसको आप इंक्लूड करेंगे एंड इट विल हेल्प यू ऑलराइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, देन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन इज अबाउट। इंसुलिन में 3.4% सल्फर प्रेजेंट है, इंसुलिन, इन इंसुलिन। हमें इससे मतलब नहीं है कि इंसुलिन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। हमें इससे मतलब वी डोंट केयर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंसुलिन, हमें सिर्फ वी आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। व्हाट शुड बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, ये दिस वी नीड टू कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। एंड राइटिंग यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो काइंडली अवॉइड बाय इट। सो एक चीज अगर हम कॉमन सेंस लगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कम से कम एक सल्फर का तो एटम होना चाहिए ना उसमें, कम से कम एक सल्फर, राइट। तो दरअसल हम लोग पकड़ते हैं यहां से, ऑलराइट, कि 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन। ये जो 3.4% सल्फर इन इंसुलिन, इसका मतलब यही तो है, मैं इसी को एक्सपैंड करके लिख दे रहा हूं, ऑफ इंसुलिन, ठीक भैया। तो एटलीस्ट एक एटम तो होना चाहिए ना सल्फर का,
एटलीस्ट एक एटम, तभी तो एक फॉर्मूला बन पाएगा, राइट? तो एटलीस्ट एक एटम का मतलब, तो हेंस 32 ग्राम ऑफ सल्फर, एटलीस्ट एक एटम का एटॉमिक मास, ठीक है, ये 3.4, हाँ ठीक है। सो हेंस 32 ग्राम ऑफ सल्फर में कितना होगा, मतलब 32 ग्राम ऑफ सल्फर अगर प्रेजेंट है, एक एटम ऑफ सल्फर प्रेजेंट है, तो इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो, इसमें तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी अपन लोग को, है ना? तो आंसर आपका आया 940। ऑलराइट, तो बुक में जो आंसर जो दिया हुआ है वो टर्म यूनिट जो दिए हुए हैं वो एमयू में दिया हुआ है, क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें यूनिट में एमयू में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने निकाला है ग्राम में ऑब्वियसली, तो जो बुक में है उसको एमयू में करके आप उसको टिक कर दीजिएगा, तो 940 एमयू, दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मोल कॉन्सेप्ट के, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे मोल कॉन्सेप्ट के। बेसिकली ये फॉर्मूला से रूबरू होना जरूरी था और इस फॉर्मूला में एडजस्ट होना जरूरी था। नेक्स्ट जो बनाऊंगा मैं वीडियो, वो बनाऊंगा ऑन इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको हर जगह हर न्यूमेरिकल में यू कैन यूज इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? तो अभी के लिए आप अपने न्यूमेरिकल्स करते जाइएगा इस फॉर्मूले को यूज करके। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन मेंशन दैट न्यूमेरिकल इन द कमेंट सेक्शन, और फिर उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड में सॉल्व करने की उसकी कोशिश करूंगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।